आज हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे आएंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्शन में, स्नेल्स लॉ, इसके बारे में सीखेंगे। और फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में प्रिज्म भी आता है, तो प्रिज्म के बारे में भी इसी पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आएगा तो उसमें हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं और फिर आगे जाके हम लेंसेज और मिरर को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, पहले ये समझते हैं। तो मान लो ये दो मीडियम्स हैं, इसको हमने मीडियम 2 कहा है, ये वाला जो मीडियम है ये मीडियम 1। लाइट जब यहां से इंसिडेंट होगी तो इसका रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है और किसी और पाथ में लाइट जाने लगती है। पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा लेकिन पाथ चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो मीडियम्स बनाए गए हैं, इन दो मीडियम्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, पहले उनको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइट के पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और स्पीड होती है, तो जो लाइट की स्पीड है यहाँ पर वो v1 है, तो दूसरे मीडियम में जाके इसकी स्पीड बदल जाती है और स्पीड v2 हो जाती है। अगर इसकी वेवलेंथ λ1 है तो वेवलेंथ भी बदल के λ2 हो जाती है। और अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी f की है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करती है कि सोर्स जो है, जो लाइट को भेज रहा है, फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी सोर्स जब लाइट को भेजता है तो उसके अंदर एटॉमिक ऑसिलेशंस हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप कर सकता है, जो भी हो। तो जब एक बार सोर्स ने लाइट को भेजी तो उसने एटॉमिक वाइब्रेशन जैसे भी थे उसके अकॉर्डिंगली उसने लाइट को भेज दिया। एटॉमिक वाइब्रेशन अगर एक सेकंड में 1000 बार हो रहे हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी हम कहेंगे कि 1000 के बराबर है, 1000 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स डिफाइन कर रहा है, तो वो लाइट चाहे इस मीडियम में रहे या इस मीडियम में रहे, जिस भी सोर्स ने लाइट को भेजा होगा उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस की वजह से जो लाइट निकली है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। एक और चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, फेज। फेज क्या होता है इसको हम लोग वेव्स में पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये मान के चल सकते हैं कि फेज को मैं फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फेज में भी रिफ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो v1 हो गई स्पीड, λ1 हो गई वेवलेंथ, f हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो जाता है फेज। ठीक है, इनिशियल फेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की वेव की क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड बदल गई है, वेवलेंथ बदल गई है, फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, फेज के बारे में अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वेव में ही हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी हमारा फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज में ही रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ पर रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्पीड और वेवलेंथ का रेशियो होता है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों जगहों पर सेम है तो आप ये कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम दोनों जगहों पर लिखें तो स्पीड अपॉन वेवलेंथ v1 बाय λ1 इस मीडियम के लिए और v2 बाय λ2 इस मीडियम के लिए। और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो v1 बाय λ1 इज इक्वल टू v2 बाय λ2, या v1 बाय v2 की वैल्यू होती है λ1 बाय λ2। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो किसमें क्या चेंजेस आया ये हमने सीखा। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और इसके बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू के सिंबल से या n के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटिटी यूनिटलेस होती है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि एक्चुअली ये रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बताता है कि जब हम किसी भी दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, ये किसी एक अकेले मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि किसी मीडियम का कितना है,
तो वो हमेशा किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। ठीक है, अब जैसे हो सकता है कि जो वाटर है वो एयर से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है, लेकिन वही वाटर जो ग्लास है उससे कम ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है। तो हम जब कहते हैं कि वाटर डेंसर है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वाटर किसके रेस्पेक्ट में डेंसर है। वाटर एयर के रेस्पेक्ट में तो डेंसर है, लेकिन वही वाटर ग्लास के रेस्पेक्ट में कम डेंसर है, या उसको हम रेयरर भी कहते हैं। तो इसलिए जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मतलब यही होता है कि हम किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी और जो डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, वो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग नॉर्मली डेंसिटी को कहते हैं मास बाय वॉल्यूम, वो एक अलग चीज हो गई। ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कि लाइट को कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर लग रहा है। ठीक है, तो लाइट के हिसाब से जो डेंसिटी डिफाइन की जाएगी उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव क्वांटिटी है, तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे तो किसी एक मीडियम का डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। तो हमने जैसे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसको जो डेफिनेशन है वो होती है कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मतलब हमें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड की लाइट ऊपर आती है और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आती है। अब अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने म्यू लिख दिया। ठीक है, अगर हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है अगर वो फर्स्ट मीडियम है तो उसको 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मतलब v2। ठीक है, ये v1 बाय v2 के रेशियो के बराबर होता है। अभी कुछ देर पहले हमने ये भी पढ़ा कि जो v1 बाय v2 है ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर भी होता है, तो हम इसको लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to refractive index of medium 2 with respect to medium 1, speed first medium by second medium, wavelength first medium by second medium। ठीक है, इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब वही अगर हमसे ये पूछा जाता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 की बजाय अगर हमें निकालना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना होता तो आप खुद कह सकते हो कि अगर 1 का निकाल रहे हैं 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 की स्पीड ऊपर आ जाएगी और 1 की स्पीड नीचे आ जाएगी, v2 बाई v1 हो जाएगा। और v2 बाई v1 होने से इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ठीक है, तो अगर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो 1 की स्पीड ऊपर 2 की स्पीड नीचे, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है तो 2 की स्पीड ऊपर 1 की स्पीड नीचे। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो v1 बाई v2 है और यहाँ रेशियो v2 बाई v1, मतलब जैसे उल्टा रेशियो है। तो ये कहा जा सकता है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का। ठीक है, तो अगर हमने 2 का निकाला है 1 के रेस्पेक्ट में तो ये रेसिप्रोकल होगा 1 का 2 के रेस्पेक्ट पे। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाला है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये रेशियो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। जनरली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि जैसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो वहां पर ये नहीं बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया, सिर्फ ये बताया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का इतना है। तो
तो उन केसेस में जब सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि इस मीडियम का इतना है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट कर रहे हैं। वैक्यूम और एयर को हम सेम मान के चलते हैं, और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम जब भी लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सिर्फ ये लिखा है, या ऐसा लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, या सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होगा, और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर में एयर की स्पीड ऊपर आ जाएगी और मीडियम की स्पीड नीचे आ जाएगी। ये बात समझ में आई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखा होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर ही माना जाएगा, और उसका रेशियो हो जाएगा स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। इसी को अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या क्या लिख सकता है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इन दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे मैंने एयर नहीं लिखा है, तभी भी यहाँ पे हमें मानना है कि एयर लिखा होगा। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो जरूर बताएगा, अगर एयर है तो हो सकता है कि वो सिर्फ लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम। ठीक है, ये बात समझ में आई हमें? अच्छा, तो अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर ही होगा, और यहाँ पे आएगा स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर। ठीक है, अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो ये हो जाएगा स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन ग्लास। ठीक है, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना होगा तो या तो आपको बताएगा किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, नहीं बताया है तो वो एयर के रेस्पेक्ट में ही होगा, और हो जाएगा स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन दैट मीडियम। ओके, अच्छा, अब अगर हमने और आगे बढ़ते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और समझते हैं, तो जैसे हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो लिखा है मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या पहले तो ऐसे समझ लेते हैं, दो ही मीडियम को कंपेयर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है मान लो। तो हमने क्या सीखा अभी तक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना है तो ऊपर किसकी स्पीड आ जाएगी, सॉरी एयर की नहीं, किसकी आ जाएगी, जो यहाँ लिखा है, कौन सा मीडियम है ये, मीडियम 1, और ये आ जाएगा मीडियम 2। ये हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 बाई वी एयर इंटू वी एयर बाई V2। देखो मैंने इसी में चेंज कर दिया है, V1 बाई वी एयर कर दिया है और वी एयर ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वही हमको V1 बाई V2 का ही रेशियो मिल जाएगा। तो इसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी हमने कुछ देर पहले यही सीखा कि जब भी हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम को जो लिखते हैं वो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एयर अपॉन मीडियम। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो नीचे एयर है, एयर अपॉन V1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 होता स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन V1। ठीक है, उसी तरीके से वी एयर बाई V2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू 2, क्योंकि हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू एयर अपॉन V2। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को लिखा तो हमारे पास क्या रिलेशन, फाइनली एक फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो आप μ2 बाई μ1 भी लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। 2 का भी एयर के रेस्पेक्ट में है, 1 का भी एयर के रेस्पेक्ट में है, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में निकल आता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी रिजल्ट हमको मिल रहे हैं फाइनली, उनको मैंने बॉक्सेस में बना दिए हैं, यही हमको फाइनली यूज करने होते हैं। और
ये तो ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, तो 2/1 कर देंगे तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने का एक और तरीका होता था कि स्पीड अगर हमको पता होगी तो स्पीड इन 1 स्पीड इन 2 से भी निकल आता था। ठीक है, और अगर हमको स्पीड नहीं, हमको सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है उनको उनके एयर के रेस्पेक्ट में, तो हम μ2/μ1 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है। तो फोर्थ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को क्या हम μ4/μ1 लिख सकते हैं? यही फॉर्मूला, μ2 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 में 2/1 आ गया, तो 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 में 4/1 आ गया। अब इस 4/1 को देखो हम कैसे लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं μ4/μ3 इंटू μ3/μ2 इंटू μ2/μ1। ठीक है, मैंने क्या किया, μ4 के नीचे μ3 मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर μ2 से डिवाइड किया तो μ2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, फाइनली μ4/μ1 ही हमको मिलता। बस लिखा हमने इस तरीके से। क्यों लिखा है हमने इस तरीके से? क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी हम लिखते हैं μ2/μ1 तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो μ4/μ3 को क्या लिख सकते हैं, 4 विद रिस्पेक्ट टू 3। ठीक है, μ3/μ2 को क्या लिख सकते हैं, 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, और μ2/μ1 को क्या लिख सकते हैं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये था μ4 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है? अगर हमें फोर्थ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, फोर्थ का कैलकुलेट करना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो फोर्थ का हम पहले कैलकुलेट करेंगे थर्ड के साथ, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड का कैलकुलेट करेंगे सेकंड के साथ, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है, फोर्थ का थर्ड के साथ, थर्ड का 2 के साथ, और 2 का 1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 4 का 1 के साथ। तो ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमें किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के साथ निकालना होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम से निकालना है, उनके बीच में हमको रिलेशन नहीं दिया। अगर हमको μ4 का 1 के रेस्पेक्ट पे निकालना होता और हमें 4 और 1 का सीधे सीधे दिया होता तो हम निकाल सकते थे, बट हो सकता है कि 4 और 1 का रिलेशन ना दिया हो, 4 और 3 का रिलेशन दिया हो, 3 और 2 का रिलेशन दिया हो, और 2 और 1 का रिलेशन दिया हो। तो इस तरीके से हमको पूरा इस चेन को बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्वेश्चन आपको देता हूं जिसको हम इसमें अप्लाई कर पाए। आपको दिया है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास is equal to 8/9. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लो दिया है डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, सॉरी, ये दिया है मान लो 2/7, और फिर हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, ये हमको दिया है मान लो 5/3। ठीक है, ऐसा कुछ हमको 3 चीजें दी हैं, और हमसे फिर ये पूछता है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है बेंजीन का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास के रेस्पेक्ट में पूछता है, या वाटर के रेस्पेक्ट में पूछता है। ठीक है, ये ऐसा हमको कोई क्वेश्चन दिया, तो हमको निकालना क्या है, पहले हम इस बात को समझे। हमें बेंजीन का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन इधर आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर इधर आ जाएगा, तो बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। लेकिन बेंजीन और वाटर का कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बेंजीन का रिलेशन डायमंड के साथ है, डायमंड का ग्लास के साथ है, और ग्लास और वाटर का आपस में है रिलेशन। तो जब भी हमें बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होगा तो हमें फिर उस चेन को बनाना होगा जो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं बेंजीन का रिलेशन किसी ना किसी के साथ दिया होगा, तो आप अगर इसमें सर्च करें तो बेंजीन का रिलेशन डायमंड के संग दिया है, तो आप पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, बेंजीन का डायमंड के साथ है तो बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें लिखना है कि डायमंड का किसके साथ दिया हुआ है, बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड हो गया। अब डायमंड का किसके संग दिया है, तो डायमंड का दिया है किसके संग, ग्लास के साथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब
ग्लास का किसके संग दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिलेशन किसके संग है, वाटर। तो आप ये कहोगे कि भाई हमें ग्लास इधर चाहिए, यहां पे ग्लास चाहिए, कोई बात नहीं, आप लिखो रिलेशन पहले। बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, डायमंड का ग्लास एंड ग्लास का वाटर। अगर आपने ये रिलेशन लिख लिया है तो ये चेन बना ली है तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना था बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने इसमें सर्च किया कि बेंजीन का किसके साथ है, डायमंड के संग, तो हमने पहला लिखा बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। एक बार डायमंड आ गया तो अब डायमंड को सर्च करना, डायमंड का, डायमंड यहाँ है तो डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये दूसरा टर्म आ गया, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। एक बार ग्लास आ गया तो ग्लास को सर्च करना है, ग्लास यहाँ पर है, भले ये उल्टा है कोई बात नहीं, लेकिन हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमने जब एक बार इस चेन को बना लिया तो अब हम इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू डायमंड कितना दिया हुआ है, 5/3, ये पहला टर्म आ गया। डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना दिया हुआ है, 2/7। और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है, ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं दिया है, हमको दिया है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मैंने कुछ देर पहले यही बताया था कि अगर ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8/9 का रेसिप्रोकल 9/8, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 बचेगा, ये 28 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/28। ठीक है, इस तरीके से हमें चेन बनानी होती है जिससे हम किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के बाद अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किसी एक मीडियम को दूसरे एस्पेक्ट में निकाल लिया। ठीक है, और क्या क्या चीजें आती है रिफ्रैक्शन में हम उनको भी समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और ये समझते हैं कि मान लो कुछ को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, मान लो दिया है आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड the speed of light in glass if refractive index of water is equal to 4/3 and refractive index of glass is equal to 3/2। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, और इसी को हम जब स्पीड के टर्म में लिखते हैं तो स्पीड के टर्म में ये रेशियो उल्टा हो जाता है। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये हो जाएगा स्पीड इन ग्लास बाय स्पीड इन वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको पता है 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको दिया है 3/2 है, स्पीड इन ग्लास हमको निकालनी है और स्पीड इन वाटर हमको दी हुई है 2 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पीड इन ग्लास हमको मिल जाएगी, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 16/9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1.77 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अगर आप उनको रिवाइज करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या है ये हम पढ़ते हैं, कैसे आया, इसका डेरिवेशन वेव ऑप्टिक्स में आएगा। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास दो मीडियम्स हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है,
अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है इस तरीके से और रिफ्रैक्शन होकर इधर चली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू 1 कहते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 2 कहते हैं, ये एंगल अगर थीटा 1 है, ये एंगल अगर थीटा 2 है, तो हम स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हम कह सकते हैं म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 1, म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई इस एंगल के संग साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई इस एंगल के संग साइन थीटा 2। तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। मतलब इस स्नेल्स लॉ को ही अगर हम 2 से ज्यादा मीडियम्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, फिर ये रे ऑफ लाइट इधर चली गई, फिर रे ऑफ लाइट इधर आ गई, फिर कहीं इधर चली गई। तो अगर इस रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन कई बार हुआ है तो बीच में कई सारे मीडियम्स इन्वॉल्व रहे होंगे। ये मीडियम मान लेते हैं म्यू 1 का है, इसको म्यू 2 कह दो, इसको म्यू 3 कह दो, इसको म्यू 4 कह दो। इस एंगल को थीटा 1, ये एंगल थीटा 2 हो गया, इसको भी थीटा 2 कह सकते हो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसको थीटा 3 हो गया, फिर इसको भी थीटा 3, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये थीटा 4, ठीक है। तो थीटा 1 पे रे आई, ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो गया, थीटा 3 थीटा 3 और ये थीटा 4। तो हम जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस में तो हम लिख सकते हैं म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, ठीक है, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। फिर अब जहाँ पे यूज करेंगे तो म्यू 2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3। फिर यहाँ पे यूज करेंगे तो म्यू 3 साइन थीटा 3 इज इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा 4। इसका मतलब चाहे जितने मीडियम्स होते हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। हाँ, बस मीडियम एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अगेन कि म्यू इंटू साइन थीटा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे पहले केस में म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट था, वैसे इस केस में म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आता है कि इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि अगर मान लो जिस मीडियम से रे आई और जिस मीडियम से रे बाहर गई, जिस मीडियम से रे आई अगर हम इसको इंसिडेंट मीडियम कहते हैं और जिस मीडियम पे रे बाहर गई इसको अगर हम इमरजेंट मीडियम कहते हैं। अगर ये दोनों मीडियम सेम होते, अगर ये दोनों मीडियम सेम होते तो मतलब म्यू 1 और म्यू 4 सेम हो जाते। अगर म्यू 1 और म्यू 4 सेम हो जाते तो इस रिलेशन में अगर आप देखें तो ये पहला टर्म आखिरी टर्म के तो बराबर है ही। अब म्यू 1 और म्यू 4 भी अगर बराबर हो जाएंगे तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 4 को बराबर होना पड़ेगा। साइन थीटा 1 साइन थीटा 4 के बराबर है, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 4 के बराबर है। और थीटा 1 अगर थीटा 4 के बराबर है इसका मतलब ये वाली रे जो आई है और ये जो रे बाहर नहीं है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि अगर कई सारे मीडियम्स बीच में आते हैं, एक रे ऑफ लाइट मीडियम में आई, इसका ओरिजिनल पाथ कुछ इस तरीके से रहता, ठीक है, बीच में इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ चली गई रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये रे जब बाहर निकली तो अगर ये मीडियम मान लो एयर है और ये मीडियम भी मान लो एयर है तो एयर से रे आई और एयर पे ही निकल गई, या वाटर से आई वाटर पे निकल गई, सेम मीडियम से आके सेम मीडियम पे निकल गई, तो जो भी रे आ रही थी इंसिडेंट और जो भी रे बाहर निकलेगी इमर्जेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है कि इंसिडेंट रे एंड emergent ray are parallel to each other if incident medium is same as emergent medium, ठीक है। अगर इंसिडेंट मीडियम इमर्जेंट मीडियम के सेम है तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सीखते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है।
लैटरल शिफ्ट में क्या होता है कि एक ही मीडियम होता है, मतलब एक्चुअली बीच में एक ही मीडियम आता है। जैसे मान लो ये ग्लास का एक स्लैब है, ये ग्लास का एक स्लैब है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो इधर से आती है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर, इसका रिफ्रैक्शन होगा, रे ऑफ लाइट इधर चली गई, और फिर ये इस रे का ओरिजिनल पाथ होता, ठीक है। अगर कोई बीच में मीडियम नहीं आता तो रे का ओरिजिनल पाथ होता। अगर एयर से रे आकर वापस एयर में निकल जाएगी, तो हमने यही सीखा कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये रे जब यहाँ से निकलेगी तो ये वाली रे इस इनिशियल रे के पैरेलल आएगी, मतलब ये जो इनिशियल रे जा रही थी इमर्जेंट रे उसके पैरेलल होगी। ये जो बीच में मीडियम आया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का है, इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस मान लो टी की है, और ये एंगल मान लेते हैं आई का है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर का है, ठीक है। हमें लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? लैटरल शिफ्ट का मतलब हुआ कि जो भी रे पहले आ रही थी और जो बाहर निकल गई, इन दोनों के बीच की ये जो परपेंडिकुलर दूरी है, ये जो परपेंडिकुलर दूरी है, इस दूरी को हम लैटरल शिफ्ट कह रहे हैं। यही हम निकालना चाहते हैं, इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। थोड़ी सी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और ज्योमेट्री की जरूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दूरी टी है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर तुम देखोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, तो ये जो दूरी हमको दिख रही है ये दूरी आ जाएगी टी बाई कॉस आर, ठीक है। क्योंकि ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये दूरी टी बाई कॉस आर की आ जाएगी। ये एंगल अगर आई है तो इस एंगल को हम कह सकते हैं आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा एंगल आई था, ये आर निकल गया तो बचा हुआ एंगल आई माइनस आर होगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनियस पता है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो अगर ये लेंथ एल की होती, ये लेंथ एल की होती तो ये हो जाता एल साइन आई माइनस आर, ठीक है। इसका मतलब जो लैटरल शिफ्ट है इसको हम लिख सकते हैं एल साइन आई माइनस आर, ठीक है। इस लेंथ को मैं एल का नाम दे रहा हूं एल साइन आई माइनस आर, जहां पे एल खुद कितना है, एल हो जाता टी बाई कॉस आर। इस तरीके से हम लैटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो क्या समझ में आया? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो आई और आर की जरूरत पड़ेगी। एल वो लेंथ है जो रे ने इस मीडियम में ट्रेवल करी है, तो ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक की जो है, अगर वो एल है तो एल को हम पहली बात तो टी बाई कॉस आर लिख सकते हैं, ठीक है। एल को टी बाई कॉस आर लिख सकते हैं, और अगर एल हमको पता चल गया और ये डी निकालना है तो डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल साइन आई माइनस आर। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, कभी कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ गया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं, और प्रॉब्लम में हम स्नेल्स लॉ का ही एप्लीकेशन करेंगे। तो स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन में मान लो आपको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम दी है, नीचे एक मिरर लगा हुआ है, और कोई रे ऑफ लाइट आती है किसी एंगल पे, ठीक है। यहां मान लो पानी भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो जाएगा रे ऑफ लाइट का, रिफ्रैक्शन होकर रे इधर चली जाएगी, फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, रे यहां चली आएगी, फिर ये रे यहां से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ये एयर है, जब भी एयर लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1 लेना है। ये कोई मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपको दिया है √2 के बराबर, ठीक है। यहां से एक इनिशियल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। आपको ये भी दिया हुआ है कि इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान लो हमको दी हुई है h के बराबर। हमको ये पता करना है कि अगर लाइट पॉइंट P से आकर पॉइंट Q से वापस निकल गई, ठीक है, तो P से Q तक की क्या दूरी होगी। तो क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस PQ, P से लेकर Q तक की क्या दूरी होगी ये हमें पता लगानी। तो उसको आप एक बार ट्राई करें।
बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ फिर। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के ऊपर है, तो सबसे पहले तो हमें स्नेल्स लॉ लगाना होगा, और स्नेल्स लॉ लगाने में हमने इस एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वन, तो म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। इससे हम थीटा निकालेंगे। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, म्यू वन इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू टू, मतलब रूट टू इंटू साइन थीटा। साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 निकलने के बाद, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 30 डिग्री। साइन थीटा इज हाफ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये थीटा 30 डिग्री है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऑब्वियसली पैरेलल है, तो ये थीटा है, तो इसको भी थीटा कह सकते हैं। और थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या ये भी थीटा वही हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी, दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अगर हम इस x को फाइंड आउट कर लें तो ये भी x ही होगा, और टोटल लेंथ 2x के बराबर हो जाएगी। इस x को फाइंड आउट करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पूछूं कि tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो tan 30 डिग्री आप लिखेंगे परपेंडिकुलर, मतलब x बाई बेस। बेस कितनी लेंथ का है, h जो आपको दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी h बाई रूट 3। ठीक है, तो p से q तक की क्या दूरी है, p से q तक की दूरी है 2 टाइम्स ऑफ x, और x की वैल्यू अगर हमने निकाली थी h बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा 2h बाई रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा p से लेकर तक q की दूरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्नेल्स लॉ का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर को हाइट विड्थ सब दी है, मान लो। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो सेम है, ये भी h है, ये भी, या ये l है, l की लेंथ है, ये लेंथ भी l के बराबर। ठीक है, अब अगर तुम इस यहां से कहीं से देखते हो तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो मान लो कि अगर आप कहीं यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते, ठीक है, यहां से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे होते, यहाँ पे तुम्हारी आईज का लेवल होता, तो तुमको ये वाला कोना इस कंटेनर का दिख जाता। इसके इधर के कोई पॉइंट नहीं दिख पाते, क्योंकि यहां से जाने वाली लाइट को तो ये ब्लॉक कर देता। ठीक है, यहां से जाने वाली लाइट ऊपर से निकल जाती है आंखों के, यह यहाँ के सारे पॉइंट दिखते हैं, यहाँ से लाइट आंख पे पहुंच सकती है, लेकिन इधर के कोई पॉइंट नहीं दिख सकते। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें जैसे पानी भरना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम कोई लिक्विड, पानी या कोई भी लिक्विड हो सकता है, जैसे लिक्विड भरना शुरू करेंगे तो एक जैसे लिक्विड भरता जाएगा आपको इधर के पॉइंट्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें लिक्विड को इतनी हाइट तक भर लेंगे कि हमें इसका सेंटर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको नोट करते हैं और फिर कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर of side L is initially empty. ठीक है, find the minimum height to which liquid of refractive index mu is equal to root 2 should be filled so that the center of the bottom of container can be seen. ठीक है,
तो बेसिकली क्वेश्चन ये रहा कि एक मैन यहाँ पर है जिसकी आंखों का लेवल इस जगह पर है, आंखें इसकी फिक्स है, इसी जगह पे होनी चाहिए, वो इस कोने को देख सकता है, इधर की चीजों को नहीं देख सकता है। तो हम इसमें कितना पानी भर दें या कितना लिक्विड भर दें जिससे कि इस कंटेनर का जो बॉटम है उसका सेंटर भी दिखने लगे, ये हमें देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हमें यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये लेंथ L की है, ये लेंथ भी L की है। ये दोनों लेंथ अगर L की है तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये और ये अगर बराबर हैं तो क्या 45 डिग्री होना चाहिए, या इस एंगल को 45 डिग्री कह सकते हो, ये एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए, ये एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ बराबर है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे। अब हमने इसमें लिक्विड को फिल करना शुरू किया। मान लिया जाए लिक्विड को हमने इसको यहां तक फिल कर लिया। जब लिक्विड को यहां तक फिल कर लिया तो क्या होगा कि जो कंटेनर का सेंटर था बॉटम का, यहां से निकलने वाली रे, अगर मान लो ये रे मैं इस तरह से बनाता हूं, ये सेंटर है, यहां से निकलने वाली रे इधर जाती तो क्या ये सीधी चले जाएगी? नहीं, ये एक डेंसर मीडियम है, एक भारी मीडियम है, और जब रे यहां से निकलेगी तो ये नॉर्मल से दूर होकर इधर चली जाएगी। और अगर ये रे इसकी इस रास्ते पे चली जाए तो आप क्या कह सकते हो कि उसकी आंखों में पहुंच जाएगी। जो रे पहले बिना लिक्विड के सीधी चली जा रही थी तो ये वाला पॉइंट नहीं दिखता, यहां से निकलने वाली रे पहले सीधी ऐसे चली जाती, लेकिन जब तुम कंटेनर में लिक्विड भरने लगोगे तो रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, और एक बार यहां से निकलने वाली रे उसकी आंखों में पहुंच जाएंगी तो ये कंटेनर का सेंटर भी दिखने लगेगा। ठीक है, अब कंटेनर का सेंटर दिखने के लिए डायग्राम कुछ इस तरीके का होना चाहिए। पहला काम हमने क्या किया था? पहला काम हमने किया था कि एंगल निकाल लिया था। क्यों, कैसे निकाला था? ये लेंथ ये L है तो ये L था, ये L था, क्यूबिकल कंटेनर है तो ये 45 डिग्री हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ का हमें यूज करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ का यूज करने के लिए क्या बनाएंगे हम? नॉर्मल बनाएंगे। ये बन गया नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है तो इस एंगल को भी आप 45 डिग्री कह सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यही वाली स्ट्रेट लाइन सीधी चली गई है। ठीक है, तो ये 45 है तो वही 45 होगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल हमें नहीं पता, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2। बाहर ऑब्वियसली एयर होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो क्या यूज कर सकते हैं? μ1 कितना है? √2। μ1 है √2, एंगल है sin θ इज इक्वल टू μ2, बाहर एयर है 1 इंटू एंगल कितना है? sin 45। √2 को इधर भेज दोगे तो sin θ की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये थीटा हमको मिल गया। तो हमने अप्रोच कैसे किया है अभी तक क्वेश्चन को? हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम लिक्विड को इतने लेवल तक भर दें कि सेंटर से निकलने वाली रे भी उसकी आंखों में पहुंच जाएगी। तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, सेंटर से रे निकली उसकी आंखों में पहुंच गई। ये 45 डिग्री हम पहले ही निकाल चुके थे। रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ की मदद से μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 से हमने थीटा को निकाला 30 डिग्री। ठीक है, इस थीटा को 30 डिग्री निकालने के बाद ये जो लेंथ है L, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, ये L पूरी यहाँ से यहाँ तक की। मान लो कि हमने जो लिक्विड को फिल किया है ये हाइट h की है, तो इस हाइट को क्या हम L माइनस h कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा L था, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का मतलब इस लेंथ को भी हम L माइनस h कह सकते हैं। अब वो लेंथ अगर L माइनस h है तो क्या इस लेंथ को भी हम L माइनस h कह सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L माइनस h होगी। ठीक है, ये कंटेनर का सेंटर है, बॉटम का सेंटर है। बॉटम कितनी लेंथ का है? वही L की लेंथ का है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक? ये पूरी लेंथ होती L/2 की। ठीक है, तो इस लेंथ को हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इस लेंथ को अगर हमें निकालना होता तो इस लेंथ को अगर मैं x कहता हूँ तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बाकी ये लेंथ कितनी है? ये वाली जो हाइट है ये h के बराबर है। अब तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर देखते हो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हम क्या कह सकते हैं?
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, x के बराबर है, बेस कितना है, h के बराबर है। थीटा कितना निकाला था हमने, 30 डिग्रीज, तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू x बाई h। और x कितना है, तुम अगर देखो इस ट्राइंगल में तो ये l/2 में से इसको घटा देंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 1/√3, ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू l/2 माइनस l माइनस h बाई h। तो 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस l/2 बाई h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमको मिल जाएगा h इज इक्वल टू √3h माइनस √3 l/2। हमें क्या निकालना था, हमें h निकालना था, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो √3 l/2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये उसकी हाइट है, जितनी हाइट तक हमें लिक्विड को फिल करना होगा। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे कि हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहता है कि कंटेनर को कितनी हाइट तक फिल करें कि सेंटर दिखने लगे, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।